थैंक यू। मेरा नाम रितु जायसवाल है। मैं मुखिया हूँ। मेरे पंचायत का नाम से ही वाहिनी है। जब से मैं पंचायत पहुँची हूँ एक अजीब सा वाक़या हुआ है। मेरे पंचायत से लगभग सारे भूत प्रेत, भूत भगाने वाले ओझा और ओझा तांत्रिक गायब होने लगे हैं। तो अगर यहाँ भी कोई भूत वूत है तो निश्चित तौर पे वो गायब हो जाएंगे, आप लोग डरिए मत। मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी, बचपन में हर कोई छोटा ही होता है बचपन में जब मैं छोटी थी तो जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ करता था तो टॉपिक चाहे कैट हो, मैट हो, रैट हो, बैट हो, मून हो, सन हो, माउंटेन हो या कोई सीनरीज हो, मैं हर बार ड्राइंग एक ही बनाया करती थी। और ये सिलसिला क्लास 1 to 6, 7 तक चला होगा। और वो ड्राइंग क्या होती थी कि मैं बड़े इत्मीनान से, ड्राइंग मिल गई, टॉपिक मिल गया, मैं इत्मीनान से पेपर लेती थी और उसमें एक 4 दीवारी बना देती थी, दरवाज़ा और 3 खिड़कियाँ। टीचर के पास पहुंची ड्राइंग सीट, टीचर ने बोला, रितु ये क्या बनाया है? मैंने तो टॉपिक कैट दिया था। मैंने कहा, मैम ये वो 4 दीवारी है जहां मैं ऐसे लोगों को रखना चाहती हूं जो वैसे बच्चे जो अपने बड़े होने पे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वैसे गरीब जिनका कोई सहारा नहीं होता है, मैं वैसे लोगों को इसमें रखना चाहती हूँ जो कई गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं और उनके घर वाले उनका इलाज करने से मना कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को रखना चाहती हूँ इसमें जो बेसहारा हो। तो कहती थी, अच्छा तुम इन सबको रखोगी तो उन्हें खिलाओगी कहाँ से? उनके लिए बेड, हॉस्पिटल, घर, वो सब कहाँ से लाओगी? तो तब मैं बाज़ार जाया करती थी और देखती थी कि सब्जी वाले ने सब्जी बेचा तो उसे पैसे मिल गए, फल वाले ने फल बेचा तो उसे पैसे मिल गए। तो मैंने कहा, मैं उन सबको यहाँ ले आके खेती कराऊंगी। कोई सब्जी उगाएगा, कोई फल उगाएगा, जिससे जैसा कोई कुछ बना सकता है वो बनाएगा, और उन चीज़ों को मैं बाज़ार जाकर बेच दूंगी और जो पैसे आएंगे उनसे मैं इनका इलाज कराऊंगी और उन्हें रखूंगी। तो ये कंटिन्यूअसली ये ड्राइंग मेरी चली क्लास 6, 7 तक हर ड्राइंग पे। एक बात और होती थी, मैं बचपन में अपनी मम्मी की साड़ियाँ बहुत चुराती थी। साड़ियाँ चुराकर मैं अपने घर के आसपास जब खेलने जाती थी तो मैं एक लिस्ट बनाती थी कि किस बूढ़ी अम्मा के पास कपड़े नहीं हैं, या किसका बेटा उसे परेशान करता है और खाने को नहीं देता या कपड़े नहीं देता। वो साड़ियाँ मैं उनको जाके दे देती थी। मम्मी के पास साड़ियाँ इतनी होती थी कि उनको ध्यान भी नहीं आता था कि अगर 2, 4, 5 गायब हो रहे हैं तो। मेरी मुसीबत तब हो जाती थी कि जब मम्मी कभी किसी घरेलू काम के लिए हेल्प लेने के लिए वो महिला या अम्मा को घर पे बुला लेती थी। चूँकि मैंने अम्मा को ये बताया होता था कि ये साड़ी मम्मा ने आपके लिए दिया है, और वही साड़ी पहन के जब वो घर आ जाती थी तो जाने के बाद घर में मुन्नी बुलाते थे मुझे, मुन्नी इधर आओ। मैं, हाँ मम्मी, साड़ी तुमने दिया? हाँ। तो फिर मैं डर जाती थी, बोले कोई बात नहीं, वैसे मुझे ये साड़ी देनी ही थी पर मैं थोड़ा पुराना होने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा मम्मी नहीं दे दी, तो उसके चेहरे पे ज़्यादा खुशी आई। तो इस तरह से जो मेरे बचपन का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बच्चों में से थी जो अपना पॉकेट मनी सिर्फ इसलिए बचाता था ताकि वो आसपास गरीबों की मदद कर सके। मैं अपने गुल्लक में पैसे जोड़ती थी और मुझे उसे चाट या गोलगप्पे खा करके मुझे वो, या आइसक्रीम जाके खा के मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी जब मैं वो पैसे किसी बूढ़े कपकपाती हुई हाथों में डालती थी कि अम्मा आप इससे इलाज करा लो अपना, या जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लो। तो वो खुशी जो मुझे मिलती थी वो किसी और चीज़ में मुझे नहीं मिलती थी। बचपन में एक और घटना मेरे साथ हुई जो इन घटनाओं से, ये तो एक अच्छी चीज़ें थी, अच्छी यादें थी, उससे अलग एक घटना घटी। मेरे घर के पास ही गंगा नदी हुआ करता था और मेरी दादी वहाँ पे गंगा स्नान के लिए जाया करती थी, और कभी कभी मचल के मैं भी जिद करती थी कि मैं भी जाऊँगी। गंगा स्नान के लिए वो तब जाती थी जब यानी कि सूर्योदय से पहले ही वहाँ पे जाते थे, और नदी के किनारे फूल के पेड़ होते थे तो वहाँ से हम लोग फूल तोड़ते थे, और फूल तोड़ के नहाने के बाद उसे हम लोग भगवान पे चढ़ाते थे। मतलब जैसा दादी करती थी वैसा मैं करती थी। उस वक्त अंधेरा था और मैं फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त उसी मंदिर का पुजारी मेरे पास आता है और वो मेरे शरीर पे
ऐसी जगह पे हाथ लगाता है, शायद वो कुछ छूना चाहता था, कुछ पकड़ना चाहता था। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले उसने मेरे दूसरी सीने की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ना चाहा। मैं समझ भी नहीं पाई, क्योंकि वो जिस उभार को वो पकड़ना चाहता था, एक 8 साल की बच्ची के अंदर तो वो उभार आया ही नहीं था। मुझे समझ में भी नहीं आया था कि ये क्या हुआ। और तब पहली बार मुझे लगा कि नहीं, वो स्पर्श वो गलत था, वो कुछ बुरा था, वो कुछ गंदा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर कुछ और यादें आई, मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई। शादी करके चूँकि मैं एक अच्छे घर से थी तो एक अच्छी फैमिली में चली गई, और शहर जा कर के जो शहरी लाइफ स्टाइल होता है, एक ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ के रूप में महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, क्लब जाना, जिम जाना, खुद को मेंटेन करना और सोचना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मुझे लगता है कि बचपन में आप जो सपना देखते हैं ना, उस सपने को सच करने का मौका आप सबको मिलता है। फ़र्क इतना होता है कि आप उस सपने को पूरा होने देते हैं या फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं गांव देखने का सपना लेकर पहली बार जब अपने पति के साथ एक ऐसे गांव में पहुंची, क्योंकि उसके पहले मैंने गांव कभी देखा ही नहीं था, मैं गांव में कभी रही ही नहीं थी। और वहाँ पर जो मैंने देखा कि जो गरीब लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे कमाने बाहर गए हैं, पीछे से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, ना रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे वो भी बहुत ज़्यादा थे। ये शायद वो ड्राइंग थी जो मैं बचपन में बनाया करती थी। ये शायद उसके अंदर के वो सपने थे जिसे मैं बचपन में अपनी छोटी छोटी पॉकेट मनी से पूरा करती थी। मुझे लगा कि अब इसे पूरा करने का वक्त है, यहाँ पे परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, या तो मैं इसमें भाग लूँ या फिर मैं भाग जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल, सब कुछ, शहरी जीवन, सब कुछ था मेरे पास। पर उसी वक्त मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी उस ड्राइंग को सच करना है और मुझे यहाँ इसी गांव में रहना है। मैंने अपने पति और बच्चों को गांव से वापस भेज दिया और मैं वहाँ पे मुखिया बन गई। मुखिया बनने के बाद चूँकि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, एक मुखिया के तौर पे काम कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि जो मैं बातें करूँगी आपसे, मैं गांव के अपलिफ्टमेंट पे आप काम कर रही हूँ, तो वो बेहद ही ज़मीनी बातें होंगी। वो बातें रोड, सड़क, बिजली, पानी, ओपन डेफिकेशन और सरकारी तंत्र, ब्लॉक या करप्शन से बहुत अलग बात होगी, क्योंकि इन बातों से हटके भी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिस पर जिक्र तक करना हम सब लोग गवारा नहीं समझते, उतनी हिम्मत नहीं रखते। ये बातें इतनी ज़मीनी होती हैं कि अगर इन्हें थोड़ा और कुरेद दिया जाए ना, तो ये ज़मीनी ना होकर कब्रीनी हो जाएंगी। अब आप लोग ये डिसाइड कर लें कि मेरी बातों को सुनने तक आप अपनी नज़रें झुका के रखेंगे या उठा कर रखेंगे, क्योंकि मैं दावा करती हूँ कि मेरी बातों को सुनने के बाद जिन्होंने अपनी नज़रें झुका रखी हैं वो शर्म से अपनी नज़रों को उठा नहीं पाएंगे, और जिन्होंने उठा रखी हैं वो शर्म से अपनी नज़रों को झुका लेंगे। शर्म उन्हें भी आएगी जो एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया की बातें करते हैं। शर्म उन्हें भी आएगी जो शाइनिंग इंडिया की बातें करते हैं। हम ये कहते तो ज़रूर है कि भारत गाँव का देश है, हम ये कहते तो ज़रूर है कि बिना गाँव के विकास के देश का विकास संभव ही नहीं। हम ये कहते तो ज़रूर हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, पर जितना मैंने भारत के गाँव को, एक गाँव को करीब से देखा है, समझा है, जाना है, महसूस किया है, जिया है, मैं आज कहने पे मजबूर हूँ कि भारत की आत्मा गाँव में बसती नहीं, बल्कि भारत की आत्मा गाँव में दम तोड़ती है। भारत की आत्मा गांव में दम तोड़ती है उस वक्त जब रोजगार की तलाश में गया वो मासूम बच्चा, कितनी बार वो मासूम बच्चा, वो बिहारी, वो छोटू, कितनी बार तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार होकर लौटता है और कितनी बार तो वो जिंदा लौटता ही नहीं। भारत की आत्मा मरती है उस वक्त जब गांव में आज भी 12 वर्ष की बच्ची की शादी एक 52 वर्ष के बूढ़े के साथ कर दी जाती है। उस बच्ची को शारीरिक संबंध का स भी पता नहीं और उस बच्ची को जिस पीड़ा से गुजरनी पड़ती होगी, क्या ये बलात्कार नहीं है?
भारत की आत्मा उस वक्त भी दम तोड़ती है जब किसी महिला को डायन बताकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है या उसे समाज से बायकॉट किया जाता है। भारत की आत्मा उस वक्त भी गांव में दम तोड़ती है जब बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है, बेटियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। भारत की आत्मा गांव में दम तोड़ती है तब जब 22 वर्ष की उम्र में कोई महिला विधवा हो जाती है और उस महिला की शादी या तो 13 से 14 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 का होते होते उसके 5-6 बच्चे हो जाते हैं और 22 साल की उम्र में जब वो विधवा हो जाती है तो उसकी आंखों में एक सवाल होता है, एक डर होता है कि अब उसका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि गांव में तो खेती के अलावा रोजगार के कोई साधन होते ही नहीं। एक बार, चूँकि मैं एक महिला मुखिया हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो महिलाएं मुझसे बहुत कनेक्टेड है। एक बार वो मुझसे रोने लगी बहुत और मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा दीदी आपने रोड बनवा दिया, बिजली, सड़क सब कुछ कर दिया, लेकिन उससे मेरी ज़िंदगी में अभी तक कुछ बदला नहीं। मैंने कहा बताओ क्या हुआ है, खुल के बताओ। तो अपना नाम न लेने की कसम देकर उसने मुझसे कहा कि दीदी आज मेरे पति को मरे 10 साल हो गए हैं, मेरा ससुर रोज मेरा बलात्कार करता है। आज जबकि उसका शरीर ढीला पड़ चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, अपने ढीले पड़ चुके शरीर को जबरन मेरे अंदर डालने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है, मैं रगड़ रगड़ के नहाती हूँ फिर भी मेरी गंदगी नहीं जाती। भारत की आत्मा उस वक्त दम तोड़ती है और मेरी आत्मा उस वक्त दम तोड़ देती है जब इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। पर मुझे तो अपनी वो ड्राइंग सच करनी थी। मैंने भी ठान लिया कि स्थिति तो बदलेगी, क्योंकि ये वो सारे मामले थे, वो सारे केसेस थे, ये अनरजिस्टर्ड रेप केस जिसका कि जिक्र तक डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में नहीं किया जाता। सुर्खियाँ शहरों की चीज़ें बनती हैं, वहाँ की घटनाएं, वहाँ की बलात्कार की घटनाएं, और यहाँ जो हर रोज़ महिलाओं को, लाखों महिलाओं को गाँव में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है ये मैंने जाना। तो उसके लिए ज़रूरी यह था कि महिलाओं को, जो उसने मुझसे कहा कि दीदी कुछ ऐसा करो कि 50 रुपया ही रोज का सही मैं खुद का कमा सकूं, ताकि मैं उसे ना बोल सकूं कि बस मैं विधवा हूं तो क्या हुआ, मेरी मर्जी है। तो मुझे लगा कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर मैं अपने पंचायत में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए। 70 सेल्फ हेल्प ग्रुप अब तक बन चुके हैं जो गोटरी और फीसरी वगैरह पे काम कर रही हैं। मैंने उन्हें लड़कियों को चुन चुन के ट्रेनिंग के लिए भेजा, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाए, सिलाई के कोर्स करवाए। कम उम्र में चूँकि 12 वर्ष में शादियाँ हो जाती हैं, तो मैंने ये अपने गाँव में रखा कि नहीं, अगर लड़की 16 साल की होती है तो उसे हम लोग सिलाई सिखाएंगे, और जब वो 18 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति अगर किसी की अपनी बेटी की शादी करता है तो सिलाई मशीन हम लोग उसको देंगे, ताकि वो यहाँ से जाए तो कुछ गुण सीख कर जाए, ताकि उसके साथ कुछ हादसा हो तो वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ठीक है, समस्याएं हैं, और गांव में जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। बेसिक चीज़ें जो हम लोग अक्सर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, आपके पास जब तक फंड नहीं है तब तक वो प्रॉब्लम है, फंड आ गया आप बना दो ख़त्म। तो मेन है कि इन चीज़ों पे काम करने की। आज भी क्या होता है, गाँव में जो भूत भगाने के नाम पे ओझा गुनी और तांत्रिक बच्चियों और महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं और उनके अंधविश्वास को और मजबूत बनाते हैं ताकि उनका पैसा चलता रहे। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत थी एजुकेट करने की। मैंने उन लड़कियों को इकट्ठा किया जो जिनकी शादी उनके पेरेंट्स जब वो क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ रही थी तो वो करने जा रहे थे। मैंने उन्हें समझाया और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि नहीं, पहले बच्चियों को आत्मनिर्भर होने दीजिए। देखिए हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें घटती हैं। फिर हमने उन बच्चियों को बेसिक होटल मैनेजमेंट कोर्स, वो बच्चियां जो
अपने ऊपर यानी कि घास काटा करती थी और अपने मवेशियों के लिए चारा लाने जाया करती थी, उन बच्चियों को बेसिक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराकर, नर्सिंग का कोर्स कराकर आज वह बच्चियां यहाँ पटना में भी बहुत सारी जगहों पे काम कर रही हैं। एक फोर्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो काम कर रही हैं एज ए कैशियर और अटेंडेंट, इस तरह से काम कर रही हैं। तो बजाय कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करें, हम इंडिपेंडेंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, हम सबल बने, ताकि हम कह सकें कि नहीं, बस अब और गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा ये था कि मुझे भी कहीं ऐसा ना था कि वो बचपन की जो तस्वीर थी ना, वो मुझे भी लगता था कि बेशक मैं किटी पार्टी में जाऊं और होटलों में जाऊं या डांस में बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने 10 साल भरतनाट्यम और कथक भी सीखा हुआ है, तो मैं डिस्कोथेक में जाऊँ, वो चीज़ मुझे वो खुशी नहीं देती थी अंदर से, जो खुशी मुझे एक विधवा के चेहरे पे उनका पेंशन दिलाकर, उनका इंदिरा आवास दिलाकर, या उनको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर और उनके चेहरों पे जो मुझे खुशी दिखती है और उससे जो मुझे खुशी मिलती है, वो मुझे खुशी कभी नहीं मिली। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ is to lose yourself in the service of others. Thank you so much.